भारत की एक ऐसी सीक्रेट मशीन जो कि आपके भविष्य को बदल कर रख देगी और आपके दिमाग की एक ऐसी सीक्रेट पावर जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप किसी भी प्रॉब्लम को चुटकी बजाते ही सुलझा देंगे। साथ ही साथ आज आप इस दुनिया के बारे में कुछ ऐसा जानने वाले हैं जिसे सुन आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा मस्त और इंफॉर्मेटिव सी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7 गाइस, अभी ना मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो लिटरली आप तक कभी भी आने नहीं दी गई होगी और वो ये है गाइस कि देखो हमारा जो पड़ोसी चाइना है ना, वहां पर एक ट्रेंड काफी ज्यादा कॉमन है और वो ये है कि इस कंट्री में हर एक वीकेंड पर अलग अलग सिटीज में ना बहुत से ड्रोन शोज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। बट शायद यहाँ पर आए हुए लोगों को ये नहीं पता होगा कि 7 दिसंबर 2024 को यही कॉमन सी चीज उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने वाली है। तो देखो गाइस, हुआ कुछ ऐसा कि 7 दिसंबर 2024 को चाइना की क्वांगझाऊ सिटी में एक बहुत बड़े ड्रोन शो को आयोजित किया गया। लेकिन इस ड्रोन शो से ठीक पहले वहां पर आए हुए वहां के लोकल लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को यह रिपोर्ट किया कि उन्हें आसमान में एक बेहद ही अजीब सी चमकीली रोशनी हवर करती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना अलग अलग कंपनीज अक्सर बहुत से ड्रोन शोज को आयोजित करती रहती थी, तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था ना भाई, उनको ये लगा कि भाई कोई और कंपनी होगी जो यहाँ पर ड्रोन शो को आयोजित कर रही होगी। बट सरप्राइजिंगली जैसे ही क्वांगझाऊ में ड्रोन शो स्टार्ट हुआ, कुछ ही देर के बाद 2000 से भी ज्यादा ड्रोन्स आसमान में दिवाली के पटाखे की तरह बूम करके कुछ इस तरीके से नीचे गिर गए। अब देखो गाइस, अगर ये चीज यहीं पर ही थम जाती तो शायद ये इतनी बड़ी मिस्ट्री नहीं बनती, लेकिन ये कहानी यहाँ पर नहीं थमती है क्योंकि इस सिटी के पास मौजूद दूसरी सिटी ज़ैंगमेई में भी ड्रोन शो से पहले लोगों ने उसी अजीब सी लाइट को हवर करते हुए देखा था और सरप्राइजिंगली जब इस सिटी में ड्रोन शो आयोजित हुआ तो वहां के ड्रोन्स भी कुछ इस तरीके से एक एक करके फेल होकर जमीन पर गिरने लगे। और देखो गाइस, टेक्निकली एक या दो ड्रोन के साथ ऐसा होना ना भाई काफी ज्यादा कॉमन होता है, लेकिन इतने सारे ड्रोन एक साथ एक ही पैटर्न में इस तरीके से फेल हो जाएं भाई, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और देखो यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए दिसंबर पूरा निकल गया, जनवरी पूरी निकल गई और फेब भी ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी चाइनीज गवर्नमेंट के पास इस बात का कोई भी जवाब या प्रूफ मौजूद नहीं है कि आखिर उस दिन उनके इतने ज्यादा ड्रोन्स कुछ इस तरीके से सेम पैटर्न में फेल कर ही क्यों गए। बट अगर इन दोनों ही सिटीज में कॉमन फैक्टर को निकाला जाए तो वो था ड्रोन शो से पहले लोगों के द्वारा देखी गई वो स्ट्रेंज सी हॉवर लाइट, जो शायद हमें ये बताने की कोशिश कर रही थी कि डूड, जिस टेक्नोलॉजी का शो ऑफ आप कर रहे हो ना, वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फैक्ट नंबर 6 गाइज, अभी ना मैं आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं जिसे देखने के बाद आपको ये बात बखूबी समझ में आ जाएगी कि भाई प्रैक्टिकली इस दुनिया के बारे में ना हम उतना भी ज्यादा नहीं जानते जितना हमें लगता है कि हम जानते हैं। तो देखो गाइस, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि बचपन से ही हमें यह पढ़ाया जाता है कि जो सांप होते हैं ना, इनमें वोकल कॉर्ड नहीं होती। अब क्योंकि इनके पास वोकल कॉर्ड नहीं होती है, इसलिए एक स्नेक अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ हिश हिश वाली ही साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है। प्रैक्टिकली वो एक डॉग या फिर कैट की तरह ग्राउल यानी कि गुर्रा नहीं सकता। राइट, रॉन्ग। एक्चुअली गाइज, ये चीज बहुत से लोगों को शॉक कर गई, लेकिन रिसेंटली भाई एक वीडियो ने ना सारे ही रिसर्चर्स की रातों की नींदें उड़ा रखी है और वो है ये वीडियो क्लिप। अब गाइस, अगर आपने गौर से इस वीडियो क्लिप को देखा होगा तो आपको ये बात बखूबी यहाँ पर दिख गई होगी कि यहाँ पर जो ये किंग कोबरा है ना, ये भाई एक डॉग या फिर कैट की तरह ग्राउल कर रहा है, जो कि बिना वोकल कॉर्ड के कर पाना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर अब आखिर सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर फिर एक सांप कुछ इस तरीके से ग्राउल कर ही कैसे सकता है। वेल गाइस, देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका भाई प्रैक्टिकली जवाब ना किसी भी रिसर्चर के पास मौजूद नहीं है। हाँ, फालतू की थ्योरीज भाई भर भर कर हैं कि इसने ना जी लंग से ऐसी आवाज निकाली होगी या फिर देखो इसने ना अपना हुड फैला रखा है जिसकी वजह से ऐसी आवाज जनरेट होगी। बट प्रैक्टिकली जब आप खुद इसके ऊपर डीप रिसर्च करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ ऐसा नहीं है जो इस वीडियो क्लिप की सच्चाई हमें बता सके। हालांकि देखो गाइस, बात अगर इस वीडियो क्लिप की जाए तो ये वीडियो क्लिप पूरे ही तरीके से रियल है और अभी मैं ना इसकी आपको ऑडियो ऑटोप्सी रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो केस आईडी हो गया, डेट वगैरह हो गया, इससे हमें कुछ करना नहीं है। हम यहाँ पे कंक्लूजन पे आते हैं जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि जो ये ऑडियो कैप्चर की गई है ऑथेंटिक है और इसमें किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन, एनहेंसमेंट और टैंपरिंग कोई भी मतलब ऐसा एविडेंस नहीं है। फाइनल अगर आप वर्डिक्ट में जाओगे तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो ये वीडियो थी ये पूरे ही तरीके से जिसमें ऑडियो आई है वो जेन्युइन है। तो वीडियो के संग कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। तो प्रैक्टिकली देखो गाइस, डंके की चोट पर तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी भाई एनिमल्स हैं ना, उनकी क्या क्या एबिलिटी है, मतलब वो क्या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें पता है। टेक्निकली हमें नहीं पता है।
फैक्ट नंबर 5, गाइस इस चीज को ना भाई मैं लिख कर दे सकता हूं कि वर्ल्ड की जितनी भी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना भाई, उनके आप प्रोटोकॉल्स को उठाकर देखना, वहां पर लिटरली ये लिखा होता है कि ये जो लोग होंगे ना, ये कभी भी 20 सेकंड से ज्यादा किसी अननोन पर्सन को हग नहीं कर सकते। एज फार एज कि उनकी फैमिली मेंबर है या फिर बहुत ही क्लोज है तो वो कर सकते हैं, बट नॉर्मली वो किसी भी इंसान को 20 सेकंड से ज्यादा हग नहीं कर सकते। तो अब यहां पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर फिर ये टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज भाई लोगों को हग ना करने के लिए पाबंद करती ही क्यों है? तो देखो गाइस इसका जवाब मिलेगा हमें WW2 में। तो देखो गाइस ये बात तो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो जर्मन्स थे ना भाई साहब, ये ह्यूमन साइकोलॉजी में भी नेक्स्ट लेवल की नॉलेज रखते थे, जिसके चलते हुए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत से सारे ऐसे मेल्स और फीमेल्स को हायर किया जिनका कि बस प्राइमरी काम दुश्मन देश के जो सैनिक होते थे ना उनको 20 सेकंड तक हग करने का होता था। और सिर्फ इसी के चलते हुए उन्होंने सामने वाले देश की सेना के ऐसे बड़े बड़े सीक्रेट्स जान लिए जो टेक्निकली कोई भी सेना किसी दूसरी सेना को कभी भी नहीं बताना चाहेगी। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई फिर 20 सेकंड हग करने से ऐसा चमत्कार हो ही कैसे सकता है? तो देखो गाइस बात बिल्कुल सीधी सी है कि जब भी आप किसी भी इंसान को 20 सेकंड या फिर उससे ज्यादा हग करते हो तो आप चाहो या फिर ना चाहो आपका दिमाग सबकॉन्शियसली ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करने लगता है। एंड माइंड यू, इसे रोकना किसी भी इंसान के हाथ में नहीं होता। अब देखो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसी ऑक्सीटोसिन हमारे दिमाग में रिलीज होता है तो ये हमारे दिमाग की जो सोचने और समझने की क्षमता होती है ना उसको 30 से लेकर 40% तक कम कर देता है। यानी कि टेक्निकली अगर आप 20 सेकंड से ज्यादा किसी भी इंसान को हग कर रहे हो तो यहां पर स्ट्रेट 80% तक ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आप उसके बाद उस इंसान से अपने मन की कोई भी बात मनवा सकते हो। और प्रैक्टिकली यही काम WW2 में जर्मन्स ने किया। और भाई साहब ये चीज इतने बड़े स्केल पर हुई कि बाकायदा आज इस चीज के लिए ना एक प्रोटोकॉल भी मौजूद है जिसमें ये जो फेमस बड़ी बड़ी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना भाई, इनका कोई भी एजेंट किसी भी नोन या फिर अननोन पर्सन को 20 सेकंड से ज्यादा हग नहीं कर सकता। मतलब टेक्निकली अगर देखा जाए तो भाई हमारा जो ये दिमाग है ना, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों ही है। फैक्ट नंबर 4, गाइस अगर आप भी ना देश और दुनिया की चीजों से अवेयर रहते होंगे तो आपको ये बात भी बखूबी पता होगी कि आज से कुछ समय पहले ना USA ने एक चीज को कंपलसरी किया था कि उनके स्कूल में जितने भी बच्चे एडमिशन लेंगे उन्हें डेली बेसिस पर एटलीस्ट 20 मिनट तक दौड़ाया जाएगा। अब देखो गाइस ये चीज दुनिया के सामने जब आई तो लोगों को ये लगा कि इस काम को बच्चों के लिए ना फिजिकल हेल्थ सुधारने के लिए किया जा रहा है, बट द कोर रियलिटी इज दिस कि इससे बच्चों की फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ सुधारी जा रही थी। पर सवाल तो ये खड़ा होता है भाई कि आखिर दौड़ने से हमारा ये दिमाग तेज कैसे हो रहा है? तो देखो गाइस ये पूरी ही कहानी शुरू होती है साल 2012 से, जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चर ने लगभग 12,000 लोगों के ऊपर एक स्टडी को कंडक्ट करना शुरू किया। एंड माइंड यू साल 2012 से लेकर 2023 तक लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करने के बाद फाइनली 2024 में इस यूनिवर्सिटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट को दुनिया के सामने रखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी इंसान डेली बेसिस पर सिर्फ 20 मिनट ही रनिंग करता है ना तो उसके दिमाग की पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। बट अगेन सवाल तो अब भी ये खड़ा होता है कि भागने से दिमाग तेज क्यों हो रहा है? तो गाइस देखो जैसे हम तेज स्पीड से भागना शुरू करते हैं ना, हमारी बॉडी पर मौजूद इन बोन्स पर प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे हमारी हड्डियां ऑस्टियोकैल्सिन नाम के केमिकल को रिलीज करती हैं। अब जैसे ये केमिकल हमारे दिमाग में पहुंचता है, हमारे दिमाग को ये बताने के लिए कि भाई हमारी हड्डियों पर कितना प्रेशर लग रहा है, तो ये केमिकल सिर्फ दिमाग को प्रेशर का ही सिग्नल नहीं देता है, बल्कि ये केमिकल हमारे दिमाग में भाई साहब जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनके कनेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। और देखो ये बात मेडिकली भी प्रूफ हो चुकी है कि हमारे दिमाग में जो न्यूरल कनेक्शन जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे भाई साहब, उस इंसान की मेमोरी और डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी ना वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और इस चीज में हमें देखने को मिला है कि जब ये चीज होती है तो उस कंडीशन में इंसान का जो दिमाग है ना वो लगभग 10 गुना ज्यादा पावर से काम करने लगता है। और इसलिए भी रिसेंटली 2025 में यूएसए दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री भी बन चुकी है जिन्होंने प्रैक्टिकल बेसिस पर बच्चों के दिमाग को तेज करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को एडॉप्ट भी कर लिया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, देखो गाइस अब एग्जाम भी आने वाले हैं और बहुत से लोग अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म भी करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहें तो इस ट्रिक को इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आप अपने दिमाग को 10x कैपेसिटी पर यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें सिंपल जॉगिंग नहीं करनी है बल्कि तेज रनिंग करनी है। फैक्ट नंबर 3, गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि भाई अगर कोई इंसान पतला होता है और वो मोटा होना चाहता है तो भाई वो एड़ी चोटी तक का जोर लगा दे, उसका वजन नहीं बढ़ता। जबकि जो इंसान मोटा होता है उसे पतला होना होता है, भाई वो कितनी ही क्रैश डाइटिंग क्यों ना कर ले वो आसानी से पतला नहीं होता। बट ऑन दी अदर हैंड भाई हमारी साइंस सिंपल सी एक बात बोलती है कि अगर आप ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, कम खाओगे तो पतले हो जाओगे। बट 99% केसेस में हमारी ये साइंस पूरी तरीके से सेक्टर में फेल क्यों हो जाती है? तो देखो गाइस इस चीज के पीछे सबसे बड़ा जो एनिमी होता है ना
वो भाई हमारा फूड नहीं बल्कि खुद हमारा ही दिमाग होता है। तो देखो गाइस, जैसे हमारा जन्म होता है और हम धीरे धीरे जैसे ग्रो होने लगते हैं ना, तो हमारा दिमाग हमारी बोन डेंसिटी, हमारी एक्टिविटी, हमारे डीएनए को एग्जामिन करने के बाद हमारे लिए ना एक आइडियल वेट को सेट करता है। और नो मैटर कि भाई वो आइडियल वेट 85 केजीज भी हो सकता है, 90 केजीज भी हो सकता है, या किसी इंसान के लिए 50 किलो भी हो सकता है। अब आपका जो ये दिमाग है भाई, ये एड़ी चोटी तक का जोर लगा देगा आपको आपके आइडियल वेट के आसपास रखने के लिए। तो इस केस में मान के चलो कि दिमाग की कैलकुलेशन के हिसाब से एक इंसान का आइडियल वेट 90 किलो है, तो वो इंसान भाई साहब ऑयली खाए या फिर ना खाए, लेकिन उसका दिमाग उसके जो वजन है ना उसको 90 किलो के आसपास पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। और देखो, ऐसा करने के लिए ना हमारा दिमाग बहुत सी चीजों को करता है। जैसे वो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, दिमाग में गैरलिन जो हार्मोन होता है, मतलब जिससे लगता है ना कि हमें भूख ज्यादा लग रही है, उसको बढ़ा देता है, जिससे देखो एक तो हमें भूख ज्यादा लगने लगती है, जबकि जो हमारा डाइजेशन होता है भाई वो स्लो डाउन हो जाता है। अब अगर ऐसा होगा तो नो डाउट कोई इंसान अगर कम भी खा रहा होगा उसके शरीर को ज्यादा लगेगा और वो मोटा होने लगेगा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी भी इंसान का आइडियल वेट काफी ज्यादा कम है और वो भर भर कर भी उलझुल कुछ भी चीज खा रहा है, तब भी हमारा जो दिमाग है वो मेटाबॉलिज्म के रेट या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐसा सेट करता है कि आप भाई कितना ही एक्सेस खा लो, आपके शरीर को कभी भी लगता ही नहीं है। और देखो गाइस, यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आपने इस चीज को नोटिस करा होगा कि वेट बढ़ाने के लिए या वेट घटाने के लिए हमें वर्कआउट के साथ साथ हमारे दिमाग को भी ट्रिक करना पड़ता है। मतलब हमसे ये कहा जाता है कि छोटे छोटे पोर्शन में 4-5 बार खाओ, जिससे क्या होगा, कैलोरीज तो कम जा रही होंगी पर आपके दिमाग को लगेगा कि हाँ भाई हर वक्त मेरा पेट भरा हुआ है। और देखो गाइस, यहाँ पर ना ब्लाइंडली हम हमारे दिमाग को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे दिमाग का प्राइमरी काम हमें सर्वाइव कराने का होता है। अब अगर उसने ये ठान लिया है कि ये बंदा 90 किलो पर जाकर ही सर्वाइव करेगा, तो नो मैटर आप कितने मोटे हो या फिर आप कितने पतले हो, आपका आइडियल वेट वो 90 किलो के आसपास करके ही रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 2 गाइज, इस फैक्ट को पूरा फोकस लगाकर भाई ध्यान से सुनना, क्योंकि लिटरली ये फैक्ट आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला है। तो देखो गाइज, होता क्या है कि बहुत सी बार हमारे सामने ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसका सोल्यूशन हमारे पास मौजूद नहीं होता है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको क्या है कि एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए होंगे, जॉब करते हो तो आपको टारगेट पूरा करना होगा, बिजनेस करते हो तो आप अपनी इनकम को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, लाखों करोड़ों कैसे कमा सकते हो, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे। और देखो, हर एक पर्टिकुलर अलग बंदे की अपनी अलग प्रॉब्लम है और ऐसी हजारों करोड़ों प्रॉब्लम्स हर एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में फेस करता रहता है। बट प्रैक्टिकली एक इंसानी दिमाग भाई इन प्रॉब्लम्स का ना प्रॉपर सोल्यूशन कभी नहीं ढूंढ पाता है। तो चलो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसको अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया ना भाई, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ना आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा हमारे दिमाग को बेवकूफ बनाना होगा। तो देखो गाइस, इस प्रोसेस में आपको क्या करना है कि आपकी जो भी सबसे बड़ी परेशानी है या फिर जो भी क्वेश्चन है उसको ना एक ब्लैंक पेपर पर सबसे ऊपर बड़ा बड़ा लिख लेना है। अब इसके बाद 1 घंटा या फिर 2 घंटा आपको आराम से रेस्ट करना है। देन उसके बाद दोबारा से उस पेपर को उठाना है और आपने जो वो क्वेश्चन लिखा था उसके आराम से सोचकर 10 पॉसिबल सोल्यूशन या फिर आंसर्स को लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मुझे मेरी इनकम को बढ़ाना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई मैं एक्स्ट्रा काम कर सकता हूं, मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़कर इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो आंसर आपके दिमाग की कैलकुलेशन या आपकी सिचुएशन के हिसाब से ना आपका दिमाग आपको बखूबी बता देगा। अब देखो, इस काम को करने के बाद ना दोबारा से उस पेपर को फोल्ड करना और साइड में पटक देना और नॉर्मली अपने दिन का आप काम करना शुरू कर देना और आराम से रात को प्रॉपर नींद लेना। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप बेड से उठते हो तो सबसे पहले दोबारा से उस पेपर को उठाना और उसमें आपने भी जितने सॉल्यूशंस या फिर जो आंसर लिखे हुए हैं ना उनको दोबारा से पढ़ना और फिर उनमें से सिर्फ एक ऐसे आंसर को चूज करना जो आपका दिमाग ही बोले कि भाई इस चीज को ना मैं अभी से ही अप्लाई करके अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकता हूं। एंड गेस व्हाट, जैसे ही आपने उस सॉल्यूशन या फिर आंसर को प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, भाई साहब 95% केसेस ऐसे बनेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उससे आप 1 हफ्ते में या फिर 1 महीने के अंदर 100% बाहर आ जाओगे। अब देखो गाइस, ये कोई एवं चलता फिरता वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसको सबसे पहली बार साल 1980 में जर्मन्स ने बनाकर तैयार किया था, जिसके बाद 2002 में यूएसए ने भी माना कि हाँ भाई ये चीज जो है वो बहुत अच्छे स्किल पर काम करती है। 2011 में ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑफिशियली ये बोला कि भाई ये जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है ना, इंसान इससे किसी भी परेशानी से बाहर आ सकता है। पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर ये अजीब सी चीज काम कैसे करती है। तो देखो गाइस, हमारा जो दिमाग होता है ना, इसके पास देखो लिमिटेड न्यूरॉन्स और एनर्जी होती है। अब देखो, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है या फिर कुछ भी परेशानी होती है तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को उस परेशानी के बारे में सोचना भी होता है, उसके सॉल्यूशन को प्रिडिक्ट भी करना होता है, उस सॉल्यूशन को कैटेगराइज करके प्रायोरिटाइज बेसिस पर भाई कौन सा एक्शन पहले लेना और कौन सा एक्शन बाद में लेना है इसको भी देखना होता है। ये भी डिटरमाइन करना होता है कि भाई इस प्रॉब्लम से आप जल्दी से जल्दी कैसे बाहर आ सकते हो।
अब अगर ये काम सबकॉन्शियसली एक साथ हमारा दिमाग करता है तो क्योंकि हमारी न्यूरल जो पावर है वो तो लिमिटेड है ना, तो हमारी वो जो न्यूरल पावर होगी वो उस समय पर कमजोर हो जाती है। देखो एग्जांपल के लिए ये मान लेते हैं कि आपका जो दिमाग है उसमें 100 न्यूरॉन्स या फिर 100 ऐसे वर्कर्स हैं जो कि काम करते हैं। तो अब अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर रहे हो तो उन 100 वर्कर्स को ही आपकी परेशानियों को फेस भी करना है, उसके आंसर को भी लिखना है, उन्हें प्रायोरिटाइज भी करना है और उन्हें अप्लाई भी करना है। यानी कि 20 लोग प्रॉब्लम को सोचेंगे, 20 लोग उसके आंसर को लिखेंगे, 20 लोग सोल्यूशन को निकालेंगे, 20 लोग उन सोल्यूशन को प्रायोरिटाइज करेंगे, 20 लोग उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन देखो जैसे इस चीज को आप सेक्शन में डिवाइड कर देते हो तो क्या होता है, अब क्योंकि आप पेपर पर लिख रहे हो तो जो परेशानी थी 100 के 100 वर्कर्स ने सोचकर उस परेशानी को लिखा, इसके बाद आपने रेस्ट दिया, फिर क्या हुआ कि अब दोबारा से 100 के 100 वर्कर्स लगे उसके बेस्ट आंसर को ढूंढने में। देन तीसरे सेक्शन में क्या हुआ, आपने फिर से रेस्ट ले लिया। तो अब क्योंकि सब कुछ ऑन पेपर लिखा ही हुआ है तो लास्ट में अब देखो न्यूरॉन्स के इधर उधर मेहनत करने की तो जरूरत है नहीं। तो अब क्या होगा कि 100 के 100 वर्कर्स ने ही उनको प्रायोरिटाइज किया और उनके सॉल्यूशन को अप्लाई किया। यानी कि इस केस में आपने ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी से अपने दिमाग को इस्तेमाल कर लिया। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि अब आपके दिमाग को वो परेशानी ना भाई बाएं हाथ का खेल लगेगी और वो आसानी से उससे बाहर आ जाएगा। और देखो गाइस प्रैक्टिकली ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है जिसे भाई दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और एक्सपर्ट्स आज भी अप्लाई करते हैं, लेकिन आम लोगों तक कभी भी खुलकर इस चीज को नहीं बताया जाता। बट डोंट वरी, मैं हूं ना, तो भाई मैं तो अभी रिकमेंड करूंगा कि इस चीज को अप्लाई जरूर करना, क्योंकि मैंने खुद करके देखा है और भाई इसका जो रिजल्ट है ना वो बहुत औसम आता है। और हाथ की याद, अगर आपको अपने भाई की मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 1, गाइस क्या आपको पता है कि इंडिया सीक्रेटली एक ऐसी मशीन को बनाने का ट्राई कर रहा है जो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएगा। एंड माइंड यू, कॉन्टिनेंट में नंबर 1 नहीं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1। अब आखिर ये चीज कैसे होगी और अगर ये चीज हो सकती थी तो ये अभी तक क्यों नहीं हुई? चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इंफॉर्मेशन ऐसी देता हूं जो आज से पहले आप तक आने नहीं दी गई होगी। तो देखो गाइस, जनरली अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी को एज अ बैकअप एनर्जी के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि रिसेंटली इंडिया ने एक ऐसा मास्टर प्लान भी बनाकर तैयार किया है जो अगर पूरा हो जाता है तो इंडिया एक ही झटके में एनर्जी के सेक्टर में आत्मनिर्भर बन जाएगा। कैसे, चलो वो भी बताता हूं। तो देखो गाइस, ये पूरे ही तरीके से क्लियर है कि न्यूक्लियर पावर में जिस फ्यूल की जरूरत होती है वो होता है यूरेनियम। बट प्रॉब्लम इज दिस कि इंडिया के पास ना भाई केवल 1% ही यूरेनियम का रिजर्व है। बट वेट, कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि इंडिया के पास एक ऐसा खजाना भी है जिससे वो एनर्जी के सेक्टर में दुनिया का राजा बन सकता है, और वो है थोरियम। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इंडिया के पास दुनिया का 33% थोरियम रिजर्व मौजूद है, जो कि मेनली ईस्टर्न घाट्स के तटीय इलाकों में पाया जाता है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई यूरेनियम तो हमारे पास है नहीं, थोरियम इतनी बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है, तो इसका इस्तेमाल हम न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस करने के लिए करेंगे ही कैसे? वेल गाइस, इसी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे एक फेमस साइंटिस्ट होमी भाभा ने अपने टाइम पर एक ऐसा मास्टर प्लान भी बनाकर तैयार किया था जो बेसिकली 3 फेजेस में काम करता है। और अगर ये तीनों ही फेजेस कंप्लीट हो गए तो आप ये समझ लो कि दुनिया भारत के कदमों में आ जाएगी। फेज नंबर 1, प्लूटोनियम को रेडी करना। एक्चुअली गाइस, साल 1963 में इंडिया ने कनाडा के साथ मिलकर 200 मेगावाट के 2 हैवी वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी स्टैब्लिश किया था। बट इंटरेस्टिंग बात तो यह है दोस्तों कि इन प्लांट्स का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को ही प्रोड्यूस करना नहीं, बल्कि प्लूटोनियम को भी रेडी करना था। एक्चुअली में प्लूटोनियम एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि फ्यूचर में इंडिया में ऊर्जा क्रांति की नींव रखने वाला है। कैसे? इसका आंसर मिलेगा हमें फेज नंबर 2 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्टैब्लिश करना। अब देखो गाइस, जैसे ही प्लूटोनियम रेडी होता है इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर में प्लूटोनियम को कोर फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर पूरे ही प्लांट को ठंडा करने के लिए हमारे इंडियन रिसर्चर्स ने पानी की जगह पर लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया और अपने मास्टर स्ट्रोक को कंप्लीट करने के लिए इन सारे ही रिएक्टर्स को थोरियम से चारों ही तरफ से कवर कर दिया। अब यहाँ पर गाइस हमारे इंडियन साइंटिस्ट के दिमाग का जादू देखिए कि जैसे ही प्लूटोनियम को चारों ही ओर से लिक्विड सोडियम की प्रेजेंस में थोरियम में रखा गया, वो धीरे धीरे यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होने लगा। और यूरेनियम 233 वही फ्यूल है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इन शॉर्ट भारत ने अपने थोरियम रिजर्व को ही दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स में बदल दिया। नाउ मूविंग ऑन दी थर्ड फेज, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एडवांस थोरियम रिएक्टर्स को रीलोड करना। अब देखो गाइस, इंडिया अपने थर्ड फेज में न्यूक्लियर प्रोग्राम की ओर बढ़ रहा है, जो कि इंडिया में सबसे पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को लोड करना है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये रिएक्टर पूरे ही तरीके से इंडियन मेड
स्प्रेड होगा। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन फॉरेन कंट्रीज का इंडिया को सपोर्ट ना करना है। तो देखो गाइस, लास्टली इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि फॉरेन पॉलिटिक्स की वजह से ना ही कोई भी कंट्री इंडिया को इस चीज में सपोर्ट कर रहा है और ना ही कोई भी कंट्री टेक्निकली ये चाहता है कि इंडिया इस सेक्टर में ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने थोरियम से यूरेनियम बनाने की सीक्रेट को ढूंढ लिया है और ऑलरेडी थोरियम हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व में मौजूद है। तो अगर हम हमारे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो नो डाउट ना सिर्फ हम जो है हमारा देश है ये एनर्जी के सेक्टर में हमारी खपत को पूरा कर सकता है, बल्कि आसपास की कंट्री को भी ना भाई हम आसानी से इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। और ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि जैसे ही कोई भी कंट्री एनर्जी बेसिस पर आत्मनिर्भर बनता है ना भाई, और दूसरी कंट्रीज को भी अपने ऊपर डिपेंड कर लेता है, तो वो एक ही झटके में वर्ल्ड की सुपर पावर बन जाता है। क्योंकि देखो, इसके बाद आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है, आपको कुछ भी डेवलप करना है, उसके लिए आपको दूसरे देश के पास नहीं जाना है, बल्कि प्रैक्टिकली दूसरे देश एनर्जी खरीदने आपके पास आएंगे। तो अब लास्टली ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भाई फिर आखिर ये चीज हो क्यों नहीं पा रही। तो देखो गाइस, ऐसा नहीं है कि ये चीज हो नहीं पा रही, बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि क्योंकि इस समय वेस्टर्न कंट्रीज के रातों की भाई नींदें उड़ी हुई हैं, तो वो ना हमारे देश भारत को सपोर्ट नहीं कर रहे, जिसके चलते हुए जो प्रोजेक्ट है इसको जो बनाने की स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो गई है। क्योंकि देखो, इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाना और कंप्लीट करना भाई काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला काम है। बट हम सभी को ये पता है कि भाई हमारे देश के जो वैज्ञानिक है उनके पास भाई भर भर का टैलेंट है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता। और इसलिए भी हम सक्सेसफुली देखो 2 फेजेस को तो पूरे तरीके से बना चुके हैं और 3rd फेज मोस्ट प्रोबेबली आगे आने वाले कुछ ही सालों में हम पूरा कर डालेंगे। और जिस दिन ऐसा होगा पूरी दुनिया भाई सब झुककर भारत को सैल्यूट कर रही होगी। बट देखो, टेक्निकली 3rd फेज में रिएक्टर को हम कितना ज्यादा डेवलप कर पाए हैं भाई, इसको ना भी पूरे तरीके से सीक्रेट रखा गया है। अगेन क्योंकि भाई जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसका प्रेशर है और इस पर मैंने भी ज्यादा डीप रिसर्च नहीं करी है, क्योंकि भाई जो सीक्रेट है वो सीक्रेट है, देश पहले आता है। सो ऑन दिस ग्राउंड आप ये कह सकते हो कि इंडिया एक ऐसे सीक्रेट मिशन या फिर रिएक्टर के ऊपर काम कर रहा है जो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा एक ही झटके में हर एक भारतीय के वो भविष्य को बदल कर रख देगा। तो गाइस, अगर आप ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो जाए तो हमारे देश भारत के लिए प्रे जरूर कीजिएगा। मेरी और मेरी टीम की मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ध्यान से इसे लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।